हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिशा दुआ क्लासेस। जय हिंद टू एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं सीएमए इंटर में आपका पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज हम क्लास 10 करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे बातचीत ख़त्म करी थी, है ना। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे हमने बातचीत खत्म करी थी। आज हम बातचीत करने वाले हैं रिगार्डिंग प्लेज, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स क्विकली गो थ्रू आवर हैंड रिटन नोट्स। बेलमेंट को थोड़ा मैंने डिटेल बनाया है और काफ़ी प्रिसाइजली आपके पास सारे सेक्शंस भी यहाँ इंक्लूड हो जा रहे हैं, ठीक है। बेलमेंट हमें सेक्शन 148 में बताया गया है। यस, बेलमेंट में कितने लोग होते हैं, हाउ मेनी पार्टीज, दो पार्टीज, एक बेलर एक बेली। जो सामान दे रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है वो बेलर है, और जिसे सामान दिया जा रहा है वही है बेली। पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज बेलर, पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड इज नोन एज बेली। यहाँ पे सिर्फ पोजेशन जाता है, ओनरशिप नहीं जाती है। तो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेलमेंट के। एक है डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर है पर्पस। जैसे ही सर पर्पस कंप्लीट होगा, सामान या तो वापस करना होगा या फिर वैसे एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि बेलर ने बेली को बोला है, टू डिस्पोज। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न और डिस्पोज, तो ये तीनों ही, ऑल ऑफ दीज आर थ्री एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट। ठीक जी, सॉर्टेड है अपन यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं डिलीवरी टू बेल। ये सेक्शन 149 में है। 148 में हमने 148 में बेलमेंट देखा, 149 में हम डिलीवरी टू बेली देख रहे हैं। कैसे होता है डिलीवरी, स्टार्ट कैसे हुआ। बेलर ने गुड्स को डिलीवर किया, ठीक है। एक्शन 1 है गुड्स प्लेस्ड इन बेलीज पोजेशन। अब बेली के पोजेशन में सामान चला गया। आउटकम क्या है इससे, कि डिलीवरी जो है कंप्लीट हो गई अगर ऑथराइज्ड पर्सन होल्ड कर रहा है ऑन बेलीज बिहाफ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी की दुकान पर सामान देकर, सामान उसी से लेट से मैंने लिया था, और उस उसके नो लेट से दुकान पे जो वर्कर था, उस बंदे को मैंने बोला भाई सामान रखा है, मैं यहाँ सामान लेकर कुछ सब्जी लेकर आ रही हूँ, वापसी पे लेके जाऊंगी। तो ऑथराइज बंदा होना चाहिए बेली के बिहाफ पे भी, अगर मैं किसी और को दे रही। आर वी सॉर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद बेली पोजेस कर लेगा गुड को, तो डिलीवरी हो गई। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, इसे मैं टैबुलर फॉर्म में लेकर आई हूँ। जैसे हमारे पास दो तरीके के बेलमेंट है, एक वॉलेंट्री बेलमेंट है, एक है इनवॉलेंट्री बेलमेंट। वॉलेंट्री बेलमेंट में दोनों ही पार्टीज, हमने यहाँ पे युवराज और अब अनुभव का एग्जाम्पल लिया था, और बस्सी और दुआ ही है, सही था। दुआ आई नो डिड माई चेकिंग, तो दुआ ही है। वॉलेंट्री में क्या हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट है। म्यूचुअल कंसेंट है, जैसे बस्सी ने और युवराज को बोला था कि मेरी ये कॉमेडी की नोटबुक है, इसे रख लो, वेकेशन से वापसी पे मैं ले लूँगी। दोनों ने अग्री किया, ओके। वैल्यूबल्स, या फिर आपने अगर लॉकर में डिलीवर करे हैं, बैंक के साथ आपने एक अग्रीमेंट किया है, दैट ऑल्सो इज अ वॉलेंट्री बेलमेंट। इन वॉलेंट्री बेलमेंट में हमने युवराज और अनुभव का एग्जाम्पल ये देखा था कि बस्सी से गलती से चश्मे रह गए थे, उसके सन ग्लासेस रह गए थे युवराज के घर। युवराज ने कहा ठीक है, नेक्स्ट बार मिलेंगे तो मैं दे दूंगा। तो ये इनवॉलेंट्री बेलमेंट हुआ। सर्कमस्टांशियल पोजेशन है, कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं था। यहाँ पर जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है या गुड सेंड बाय मिस्टेक है, उस को हम इनवॉलेंट्री बेलमेंट के जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। अब बेलर की ड्यूटी क्या है और बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बात कर लेते हैं। बेलर की ड्यूटी बोले तो डिस्क्लोज करना है फॉल्स। अगर किसी भी तरीके के फॉल्ट्स हैं तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे अगर आपको नोन है तो बताना पड़ेगा। और अगर यही अगर हायर परचेज का फॉर्मेट होता, तो अगर नहीं भी पता है तभी भी आपकी लायबिलिटी हो जाती है। अगर आपने सामान दिया है और उसमें कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को, मतलब बेली को, कोई नुकसान हो गया है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी
फॉर नॉन डिस्क्लोजर, अगर डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है तो, और अगर हायर परचेज है तो, अगर आपको नहीं भी पता है तभी भी आपको बताना, मतलब यू विल बी लायबल। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सामान को वैसे रखे जैसे अपना खुद का सामान रखता है, और जैसे आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है गुड्स को वापस देना पड़ेगा, प्लस अगर कोई प्रॉफिट्स अराइज हुए हैं इस ड्यूरेशन में तो वो भी वापस देना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, और काफ का एग्जांपल आपको दिया था। यहाँ पर एक केस लॉ पढ़ा था अपन ने, निक्रम वर्सेस बैंक ऑफ बंगाल। बेलर जब गुड्स हैंडल कर रहा है और उसने उसे मिसयूज़ कर लिया, जैसे हमने एग्जांपल दिया था पेट सिटिंग के लिए वस्सी ने युवराज को रखा था, चटैक बेबी को रखा था, ठीक है। अब वो पेट सिटिंग के साथ साथ उसका कमर्शियल फोटो शूट करके पैसे भी ले रहा है, मिसयूज़ कर रहा है ना, तो बेलमेंट को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 155 से 157। 155 में बातचीत हो रखी है, मतलब बेसिकली मिक्सिंग ऑफ गुड के बारे में बात कर रहे हैं। 155 में बोल रखा है हमने कि बेलर की कंसेंट से बेली ने सामान को मिक्स किया है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जितना भी जिसका होगा उसके अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न ले लेंगे। बट 156 में बात हो रखी है कि, या 157 में, दोनों में विदाउट कंसेंट के बारे में बात हो रखी है कि बिना बेलर के कंसेंट के बेली ने सामान को मिक्स कर दिया है। बट जब मिक्स करने के बाद अलग करना पॉसिबल है तो सेक्शन 156 आ जाएगा, जहाँ मिक्सिंग के बाद सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, सेपरेशन हो ही नहीं सकता है, तो सेक्शन 157 हो जाएगा। सेपरेबल पॉसिबल है तो यहाँ पर बेली, क्योंकि उसने गड़बड़ करी है तो जो खर्चा होगा सेपरेशन करने में उसी को भुगतना पड़ेगा, और जब सेपरेशन हो ही नहीं सकती है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा बेलर को, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है बेलमेंट का, ऐसे इसके बारे में सेक्शन 162 बात कर रहा है। जैसे बेलमेंट स्टार्ट हुई, बेलर या बेली की डेथ हो गई, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो, ओके। अब बेलर का ऑब्लिगेशन क्या है, टू रिटर्न प्रॉफिट, इस पर स्पेसिफिक सेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सेक्शन लर्न कर लेते हैं। जो सेक्शन मैंने चार्ट में दिए हुए हैं वो ये लर्न करेंगे। अगर आपने अभी तक अपनी नोटबुक सेक्शन वाली नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लीजिए। आई ऑल्सो बी शेयरिंग, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट। अपने लिए हाथ से गंदी कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग भी होती है ना, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ज़्यादा अच्छे से आप रिवाइज कर पाते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर बेलर ने काव दी थी बेली को, और जब हाँ बेली के पास पहुंच गई, वहाँ पे काव भी आ गया, तो अब ना बेली को दोनों काव भी देनी है, काव भी देना है, रिटर्न करना है बेलर को। एसेंशियल कंडीशंस क्या है बेलमेंट के, DPC, डी इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसी पर्पस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू रिटर्न या डिस्पोज एज इंस्ट्रक्टेड बाय द बेलर। खत्म, खत्म हो गया, इतना ही था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। चलो फिर अब पढ़ते हैं प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ही पढ़ेंगे। 1-1.5 घंटा जितना समय लगेगा उतना ही सही। और फिर हम 12th सेशन में आपके क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट में रखे हैं, और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी दूंगी, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए बनाया है वो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको रिवाइज करना है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, ठीक है। चलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से चालू कर देते हैं अब हम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज वैसे तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही होता है, जैसे मैंने गोल्ड ज्वेलरी का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे बेला चाव, बेला चाव, बेला चाव, चाव चाव, आज सुनते हैं बेला चाव को। सिनेरियो क्या है, हमारे जो ये प्रोफेसर हैं उन्होंने बर्लिन बर्लिन चले गए थे हमारे, है ना, लास्ट सीजन में, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा है बेला चाव। प्रोफेसर को पैसों की जरूरत थी, ठीक है, कहे कि ले लो फिर जाके तोड़ लो, बैंक ऑफ स्पेन में जो आपने घपला किया था वहाँ से। अरे नहीं नहीं, हम इलीगल बातें नहीं करते हैं, हम तो लीगल बातें करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर, इस बार लीगली जा रहे हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने उनको इक्विपमेंट खरीदना है अपने नेक्स्ट हाइस्ट के लिए, चाहे हाइस्ट के ले ले रहे हैं, वो किसके लिए भी ले रहे हैं, हम यहाँ पर लॉफुल बातें कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बर्लिन को अप्रोच किया कि भैया मुझे 1 मिलियन यूरो का लोन दे दो, ठीक है। तो अब बर्लिन बोल रहा है मैं लोन तो दे दूंगा, बट मुझे भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए, मुझे गारंटर नहीं चाहिए, मुझे सामान चाहिए कुछ, जिसको अगर आपने मेरे पैसे वापस नहीं करे, बोले तो डिफॉल्ट किया, तो मैं सामान बेचूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा,
ठीक है, टू सिक्योर द लोन प्रोफेसर प्लेजेस a collection of rare gold from Royal Mint of Spain. Bank of Spain नहीं था, actually it was Royal Mint of Spain, right? When he had acquired, which he had acquired during the previous heist. अब यहाँ पे बात थोड़ी इलीगल कंटेक्स्ट में जा रही है, क्योंकि हम मूवी या सीरीज जो ले रहे हैं वही का पूरा जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो इलीगल था, बट हम यहाँ पे सेक्शन 23 का ध्यान रखेंगे। ये आपस में जो भी कर रहे हैं, जिस भी पर्पस के लिए हुआ था, जिस भी पर्पस के करने वाले हैं, वो हम साइड हटाते हैं। हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि पैसों की ज़रूरत है, प्रोफेसर को बर्लिन से पैसे ले रहे हैं, उसके लिए कुछ कॉइन्स वो गिरवी रख रहे हैं गोल्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं। जो प्रोफेसर है वो क्योंकि सामान रख रहे हैं, गिरवी रख के पैसे ले रहे हैं, तो वो बन जा रहे हैं पॉनर। बट अगर इसे बेलमेंट के कंसेप्ट में देखती हूँ तो ये बेलर है, सामान दे रहे हैं, फॉर सम पर्पस दे रहे हैं, और पर्पस पूरा हो जाएगा, सामान वापस ले लेंगे। ओके, नाउ हियर द प्रोफेसर इज द पॉनर, या इनको हम प्लेजर भी बोल सकते हैं। और जो हमारे बर्लिन जी हैं, बर्लिन बर्लिन भाई साहब जो हैं, यही है पॉनी या फिर प्लेजी। और आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आज इस जैकेट से, क्या दिक्कत हो रही है, पूरा बार बार गायब हो जा रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? लेट मी ट्राई टू फिक्स इट गाइस, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, आई होप दिस प्रॉब्लम डजंट एनी मोर रियकर्स। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे बर्लिन जो है वो पॉनी है या प्लेजर है, और प्रोफेसर जो है हमारे वही है पॉनर या प्लेजर। ठीक है, तो वही बातें हमारी यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है। प्रोफेसर जो है हमारे बेलर भी हैं और पॉनर भी हैं, बर्लिन हमारे बेली भी हैं और पॉनी भी हैं। जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है, मतलब बेसिकली आप पूरे पैसे वापस कर दोगे ब्याज के साथ, तो जो ये रेयर गोल्ड कॉइन्स हैं वो वापस देने पड़ेंगे बर्लिन को। प्रोफेसर की ओनरशिप अभी भी प्रोफेसर की ही है। ठीक है, तो मेन मेन बातें क्या समझ में आई हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, कि डिलीवरी हो रही है फ्रॉम द प्रोफेसर टू बर्लिन। ये हमारे पॉनर हैं और ये हमारे पॉनी हैं। पॉनर के साथ साथ ही इज ऑल्सो अ बेलर, एंड पॉनी के साथ साथ ही इज ऑल्सो अ बेली। इसे आप पॉनर पॉनी रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, प्लेजर प्लेजर रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लेज जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, प्लेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। क्या ट्रांसफर होता है? बस सिर्फ पोजेशन चला जाता है, ओनली रिटेनिंग चल रही है, मतलब बेसिकली रिटेनिंग ओनरशिप की प्रोफेसर के पास ही है। बर्लिन के पास क्या गया है? सिर्फ पोजेशन गया है। ठीक है, अब बर्लिन जो है पॉनी है एंड हैज स्पेशल राइट्स इन द प्रॉपर्टी, कि अगर प्रोफेसर ने जो पेमेंट पैसे दे दिए हैं अगर उसमें डिफॉल्ट करी तो ये सामान वापस नहीं देंगे, पैसे बेचेंगे या रख लेंगे अपने पास और अपने पैसे वापस ले लेंगे। ही कैन डिटेन द गोल्ड अंटिल द प्रोफेसर रीपेज द लोन। पर्पस खत्म, पैसा हजम। हजम तो नहीं होगा, पैसा तो अब सामान देना पड़ेगा जैसे ही आप पर्पस फिनिश हो जाएगा। इफ द पर्पस डिफॉल्ट, इफ द प्रोफेसर डिफॉल्ट्स ऑन रीपेमेंट, बर्लिन या तो कोलैटरल को रिटेन कर लेगा या फिर बेच देगा। नोटिस देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे नोटिस के लिए सेक्शन मेंशन कर रखा है, सेक्शन 126। ये अगर आप लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ ओके। ओके, यहाँ पे एक जुडिशियल प्रेसिडेंट भी है, मतलब एक केस लॉ हुआ था, उस केस लॉ को रेफरेंस दिया जाता है, लैंडमार्क केस लॉ का रेफरेंस दिया जाता है, हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसके बारे में आप फाउंडेशन में बातचीत करके आए हैं अपने यूनिट 1 में, मॉड्यूल 1 में, और यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे, जो मैं इसी चैप्टर के बाद एकदम पढ़ाने वाली। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ओके,
असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यहाँ पर बेसिकली केस किसने किया है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने किया है। किस पर किया है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पे किया है ना। यहाँ पर क्या क्लेरिफाई किया गया था कि प्लेज में जो प्लेजी हैं, जैसे हमारे केस में बर्लिन है, उनके पास पोजेशन है प्लेज गुड्स का, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी अगर डिफ़ॉल्ट किया तो वैसे या तो अपने पास रख लेंगे या फिर बेच के अपने पैसे ले लेंगे, बट ऑफकोर्स बेचने के समय उन्हें नोटिस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 126। हाउएवर डज नॉट ग्रांट बर्लिन ओनरशिप, ओनरशिप नहीं आई है भैया, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग अ प्लेज फ्रॉम अ मॉर्गेज, वैसे तो प्लेज और मॉर्गेज में कहीं ना कहीं मेजर डिफरेंस, मॉर्गेज में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेट मी क्लैरिफाई हियर दिस आल्सो। इंग्लिश मॉर्गेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जो इंडिया में है ही नहीं। इंग्लिश मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ मॉर्गेज, ओके। अब मॉर्गेज में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जाती है, जबकि जब मैं बात करती हूँ आपके प्लेज की या हाइपोथिकेशन की भी फॉर दैट मैटर, वहाँ पर हम बात करते हैं मूवेबल गुड्स की। वैसे तो मैंने प्लेज को, हाइपोथिकेशन को और मॉर्गेज को सेपरेटली बताया हुआ है जब भी मैंने पढ़ाया है, बट इसके लिए एक मैं सेपरेट शॉर्ट भी आपको दे दूंगी ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। प्लेज और हाइपोथिकेशन में जाता है आपका मूवेबल गुड्स, और सर जो आपका मॉर्गेज है वहाँ जाता है इमूवेबल गुड्स। प्लेज और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है? बट ओके नो, यहाँ पर मैं लिख कर बताती हूँ इसको आपको। हमारे पास तीन टर्म्स को हम काफ़ी बार यूज़ कर रहे हैं एज सिक्योरिटी, मतलब जब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। एक है मॉर्गेज, एक है हाइपोथिकेशन, और एक है अपन के पास मॉर्गेज। तीनों में ही क्या होता है कि लोग जनरली क्रेडिट लेते हैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करके, इसे चार्ज बोलते हैं अगर मैं लॉ की भाषा में बोलूँ तो, ओके। प्लेज में क्या होता है? मूवेबल गुड्स होती हैं, हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल गुड्स होती हैं, ओके। बट मॉर्गेज में होती है इमूवेबल गुड्स। यहाँ पे पोजेशन चला जाता है मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज में, यहाँ पे पोजेशन नहीं जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने गाड़ी ली, ठीक है तो मूवेबल, बट यहाँ पे पोजेशन अगर गाड़ी को बैंक के पास ही रख दोगे फिर आप ले क्यों रहे हो? जब पैसे जुड़ेंगे तब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन नहीं जाता है उस बंदे के पास जिन्होंने लोन दिया है आपको। मॉर्गेज में पोजेशन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है इन वेरियस काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस में। एम आई क्लियर? तो अगर मैं मोटी मोटी बातें बोलती हूँ, अगर मेरे को तीनों चार्जेस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं आपको कि प्लेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है। प्लेज और हाइपोथिकेशन हैपन्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्लेज और हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है मॉर्गेज। यहाँ पर पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है जब मैं प्लेज के बारे में बात करती हूँ, मॉर्गेज के बारे में बात करती हूँ। यहाँ डिपेंड करेगा कि पोजेशन जाएगा या नहीं काइंड ऑफ मॉर्गेज में, बट जब मैं हाइपोथिकेशन के बारे में बात करती हूँ यहाँ पोजेशन नहीं जाता। ये मोटा मोटा डिफरेंस है। प्लेज के बारे में हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, हाइपोथिकेशन हमको बता रखा है सरफेसी में, डिफाइंड सरफेसी में बता रखा है, सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। और मॉर्गेज हमको बता रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं। जब जो जो चीज़ जब जब आएगा उनको बताती रहूँगी, एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, इट इज़ जस्ट फॉर योर पर्सनल नॉलेज, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब इस जो हमने पूरी कहानी बात करी, चाहे हमने बर्लिन के बारे में बात करी, प्रोफेसर के बारे में बात करी, जो हमने प्लेज करा, यहाँ पर जो प्रोफेसर है लेट्स से फॉर एग्जांपल, उन्होंने रीपे कर दिया 1 मिलियन यूरो का लोन, टाइम पे रीपे कर दिया, तो बर्लिन को अब सामान जो गोल्ड कॉइन्स थे वो वापस करने पड़ेंगे। इट इज़ मस्ट, मे नहीं है, मस्ट है, करना ही होगा, ओके, टू हिम एज पर द टर्म्स ऑफ द प्लेज।
बात करते हैं अगर प्रोफेसर ने डिफॉल्ट किया, एक तो सिनारियो होता है कि पैसे वापस कर दिए, अगर प्लेज जब हुआ आपने कॉइन्स दिए, प्रोफेसर ने कॉइन्स दिए, अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा भाई साहब? तो आप बर्लिन रिटेन कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं इन गोल्ड कॉइन्स को आफ्टर इशूइंग अ रीजनेबल नोटिस। और रीजनेबल नोटिस सेक्शन 176 में बता रखा है। ये मैंने आपको बोला कि आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बट 176 अगर आप बहुत बारी सुन चुके हैं, मन में दिमाग में जा चुका है, तो क्यों हटाना है? ठीक है। अब अगर कोई सरप्लस आता है, जैसे मान लेते हैं जो लोन लिया था, लेट्स से जो लोन लिया था वो $1 मिलियन का था। अब जो ये कॉइन्स थे, कॉइन्स को सेल करा जब ऑन डिफ़ॉल्ट, जब कॉइन्स को सेल किया तो सेल करके जो पैसे आए बर्लिन के पास, या जो मनी आई वो आया यूरो, लेट्स से 1.2 मिलियन। तो जो ये एक्स्ट्रा 20 मिलियन आपको मिले हैं, 20 मिलियन नहीं, 20K बोल देते हैं अपन, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये आपके पास आ गया है वो प्रोफेसर को वापस करने पड़ेंगे बर्लिन को। मस्ट बी रिटर्न टू प्रोफेसर, that is the pawner or the pledger or the bailor, whatsoever you want to name it as, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, तो हम इसे बेलमेंट के साथ समझेंगे तो, बट जब प्लेज बोल रहे हैं तो प्लेज जैसे ही लिखेंगे। ठीक है। और अगर सेल हो जा रही है और सेल करने से इनसफिशिएंट है, एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भैया जब सेल करा तो सिर्फ $0.8 मिलियन आए, डॉलर्स नहीं यूरो आए, 0.8 मिलियन यूरो ही आए, तो जो बैलेंस 20.20 मिलियन है वो लेने पड़ेंगे प्रोफेसर से। ओके, प्रोफेसर उसके लिए अभी भी लायबल रहेंगे। दिस इज व्हाट इज द जस्ट एंटायर सिनेरियो ऑफ एंटायर प्लेज दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, बीच में आई थिंक कुछ वापस ब्लर ब्लर हुआ था मेरे क्लोथ्स पे, बट इट इज़ फाइन, विल हैव टू कंटिन्यू। मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर इस टेक्निकलिटी में गुजर गया, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी मोर टाइम हेयर मेकिंग थिंग्स मोर प्रोडक्टिव। चलिए, सेक्शन 172 बात करता है हमारे प्लेज के बारे में। ठीक है, दैट द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज नोन एज प्लेज। तो प्लेज हमको डिफाइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है अंडर सेक्शन 172। प्लेज में क्या क्या होता है? एक पॉनर है, एक पॉनी है। जो बेल कर रहा है वो पॉनर है, जिसे दिया जा रहा है बेली जो है वही पॉनी है। जो प्लेज है वो एक तरीके से बेलमेंट ही है, बट किसकी बेलमेंट है? मूवेबल प्रॉपर्टी की है एज अ सिक्योरिटी। जो कंसेप्ट है और इस एक्ट का वो डील करा जा रहा है फ्रॉम सेक्शन 172 टिल 179। तो जो आप सेक्शंस वाला पेज बना रहे हैं उसमें लिख दीजिए सेक्शन 172 में प्लेज बताया हुआ है, बट एंटायर प्लेज इज डेल्ट फ्रॉम सेक्शन 172 टिल 179। ठीक है। अब एक केस हुआ था महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, ये आपका केस में इट वाज हेल्ड कि जो प्लेजी है, जब प्लेज हो रहा है, pledgee is in possession, pledgee is in possession of and has a special property in special property in the goods which he is entitled to retain to secure repayment. Unlike a mortgage, a pledge does not have effect of transferring an interest in property in favor of the pledge. Interest transfer नहीं हो रहा है। Actually mortgage में क्या होता है, interest transfer हो जा रहा है कि अगर default हुआ तो property बेचो पैसे ले लो। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पर नेसेसरी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पे नेसेसरी है ताकि प्लेज कंप्लीट हो पाए। जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल लिया, यहाँ पे गोल्ड कॉइन का एग्जांपल हो रखा है। ओके, अब प्लेज और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सेक्शन 172 हमको बता रहा है प्लेज बेलमेंट ऑफ गुड्स ही है ताकि जो भी डेट या परफॉर्मेंस का आपने वादा किया वो फुलफिल कर दो। अगर नहीं करोगे तो हम इसको या तो रिटेन कर लेंगे, सेल करके नोटिस देके पैसे अपने ले लेंगे। जबकि सेक्शन 148 बेलमेंट के बारे में बात करता है, जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को सामान देता है फॉर सम पर्पज़, वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है तो सामान या तो वापस करना होता है या डिस्पोज करना होता है, जैसे इंस्ट्रक्शन बेलर ने दिया है। और वही बात यहाँ पर लिखी है, प्रोवाइड दैट बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स
by one person to another person for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. और अगर मुझे टैबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस देना है और एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है तो आई हाईली सजेस्ट कि 2-3 लाइन लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे अपने पैराग्राफ लिखा हुआ सेक्शन 172 148 का रेफरेंस दुआई दे रखी है और उनकी डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद आपको ऐसा एक टेबल बनाना चाहिए। पर्पस क्या है बेलमेंट में, आप गुड्स को सेफ कीपिंग है स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हो, जैसे बैंक के लॉकर में दिया तो सेफ कीपिंग हो रहा है स्पेसिफिक पर्पस में, जैसे मैंने आपको युवराज और बस्सी का एग्जांपल दिया था। प्लेज में एक तरीके से सिक्योरिटी जैसे काम कर रहा है गुड्स, जब तक आपने जो डेट या प्रॉमिस किया है फुलफिल नहीं हो जाता तब तक के लिए सिक्योरिटी जैसे काम करेगा। गुड जो है जैसे ही पर्पस खत्म हो जाएगा आपको देना होगा। यहाँ पर जब पेमेंट रीपेमेंट हो जाएगा, एक्चुअली रीपेमेंट भी एक तरीके से पर्पस है, इसलिए हम प्लेज को बेलमेंट से ऐसे ही तो रिलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। बट जब हम डिफरेंस बता रहे हैं ऑफ कोर्स यार रीपेमेंट बोलेंगे। बेली के पास लिमिटेड राइट्स हैं एंड कैन नॉट यूज गुड्स विदाउट परमिशन। यहाँ पर पौनी जो है मतलब बेलर जो है सॉरी बेली ही हुआ, जो पौनी है वो बेली ही हुआ और गुड्स रिटेन कर सकता है जब तक डेट रीपे नहीं हो रहा है, और अगर रीपे करता ही नहीं है तो या तो अपने पास रख लेगा वरना सेल कर देगा। ऑफ कोर्स नोटिस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 176। इतनी बार बोला हमने सेक्शन 176। हाँ, एग्जाम्पल जैसे बस्सी ने अपनी पेंटिंग युवराज के पास रख दी सेफ कीपिंग, इट इज़ बेलमेंट। और प्लेज में बस्सी ने प्लेज किया अपनी कॉमेडी ट्रॉफी युवराज को क्योंकि उसे लोन की जरूरत थी। समझ में आया ना। चलो अब पौनी की क्या राइट्स है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पौनी। अब राइट्स हमें सेक्शन 173 175 और 176 में डाल रखे हैं, 174 हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। 173 हमको बोलता है कि पौनी रिटेन कर सकते हैं गुड्स को not only for the payment of the debt or performance of the promise but for the interest of debt or all necessary expenses incurred by him in respect of possession or for preservation of the goods pledged। अब मान लेते हैं ये कॉइन्स बर्लिन को दिए थे प्रोफेसर ने, इसको रखने के लिए कोई स्पेशल लिक्विड की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट टेम्परेचर एक्सेट्रा में रह सकते हैं वरना पिघल जाएंगे, रस्ट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ऑफकोर्स इस दौरान कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा भी बर्लिन प्रोफेसर से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो पैसे दिए हैं वो तो ऑफ कोर्स लेने ही है, वो तो राइट है ही अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, बट उसी के साथ ये राइट भी है। ओके फिर सेक्शन 174 हम बात नहीं कर रहे हैं राइट ऑफ पॉनी के बारे में, 173 फिर 175 बात कर रहे हैं। 175 हमसे बोलता है दैट द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन प्रिजर्वेशन। नॉर्मल खर्चा हो रहा है तो वो तो ले सकते हैं 173 में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है 175 में। सेक्शन नहीं याद होगा कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, कितने सेक्शन को खाओगे तो नहीं लिखो इसको, ये सेक्शंस लिखो ही मत अपने सेक्शन वाले, उसमें खाना ही पड़ेगा ना क्योंकि वहाँ पे लिख के आना, वॉमिट करके आनी है सेक्शंस की। हाँ, सेक्शन 176 क्या है, 176 बोलता है कि अगर पॉनर ने डिफ़ॉल्ट किया, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया या परफॉर्मेंस नहीं किया स्टिपुलेटेड टाइम जो अग्री किया गया था टर्म्स एंड कंडीशन एज पर of the contract of pledge that happened between the pawnee and the pledgee in respect of the goods pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may also sell the things pledged and giving the pawner a reasonable notice of the sale under section 176। 176 तो नहीं भूलोगे। हाँ, if the proceeds of sale are less than the amount due in respect of the promise or debt or promise, जैसे हमने बर्लिन और प्रोफेसर का एग्जाम्पल देखा, the pawnee is still liable to pay the balance if the proceeds are greater than the amount so due। The pawnee shall pay over the surplus to the pawnee। जैसे हम प्रोफेसर को पैसे वापस देने पड़ेंगे अगर 1.20 मिलियन का बिकता है तो, और 0.80 का मिलता है तो प्रोफेसर को बर्लिन को पैसे देने होंगे। ये हमने आउटकम्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हम नींबू पानी तो पढ़ ही चुके हैं, अभी तो हम वर्जिन मोहितो देख रहे हैं। अब 173 175 176 पढ़ चुके थे, 174 पढ़ रहे हैं सेक्शन, अगर ये नहीं भी याद होगा तो भी अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैं सेक्शन को लिखने को भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैंने आपको ये बोला था सेक्शन 172 से 179 बेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
प्लेज के बारे में बात करता है, ये आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 172 डिफाइनिंग द प्लेज। ओके, चलिए सेक्शन 174 बोलता है कि पॉनी शॉल नॉट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड, but such contract in absence of anything to the contrary shall be presumed in regard of subsequent advances made to the pawnee। so let's say मान लेते हैं इसको, इसे ऐसे एग्जांपल लेते हैं, वापस हमारे बर्लिन और प्रोफेसर को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बर्लिन ने इनको, ये हमने पहली तारीख 1 जनवरी को लेट से बोला, 1 जनवरी 2025 को हुआ ये, एक लोन दिया था फॉर 10 लाख रुपीज़, अभी हम रुपये के बारे में बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का लोन दिया था। उसके लिए प्रोफेसर ने बर्लिन को कुछ गोल्ड कॉइन्स दे दिए थे, 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। अब जो ये प्लेज हुआ है इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होना चाहिए, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में भी लेट्स से 30 जन 2025 को भी कुछ और नया लोन लिया जाता है, लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का न्यू लोन, तो अगर मान लेते हैं ये चुका भी देता है, प्रोफेसर ये चुका भी देते हैं, तभी भी इस पैसों के लिए इस गोल्ड कॉइन को रखा जा सकता है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज मेंशन्ड है। एम आई क्लियर? ये दिस इज व्हाट इज रिटन। सब्सिक्वेंट अगर दिया है और इन जनरल कोई और लोन था, उसके लिए आप इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सब्सिक्वेंट है तो किया जा सकता है, और कोई और है तो नहीं किया जा सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। ओके, आर वी सॉर्टेड? प्लेज सेक्शन 172, 173, 175, 176, 174, आर वी सॉर्टेड? ठीक है, रिटेनिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 178 की, जहां पर प्लेज जो हो रहा है एक मर्केंटाइल एजेंट द्वारा हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें हमारे को और अच्छे से समझ में आए। प्रोफेसर ने बर्लिन को ऑथराइज किया था कि his trusted lieutenant and mercantile agent to take possession of rare gold artifact। ओके, अब यहाँ पे हाइस वाइस मेंशन किया हुआ है, हम हाइस को नहीं मिलेंगे क्योंकि हम तो लॉ की बातें कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। बर्लिन विदाउट प्रोफेसर्स एक्सप्लिसिट परमिशन प्लेज द आर्टिफैक्ट टू टोक्यो टू रेज $2 million फंडिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर प्लान। देखो, ओनर कौन है? प्रोफेसर है इस आर्टिफैक्ट के। बर्लिन को है कौन है? जो हमारे मर्केंटाइल एजेंट है बेसिकली, जो ये बर्लिन नहीं ना, बर्लिन भी हम किसी और एग्जांपल में ले लेंगे। बर्लिन हमारे पास ल्यूटेनेंट है या मर्केंटाइल एजेंट है प्रोफेसर के। ओके, टोक्यो पॉनी है जिन्होंने प्लेज गुड फेथ में लिया है। बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट को आप ऐसे एकदम रॉ भाषा में समझते हैं, जैसे आप दिल्ली की सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे कोई बंदे आपको कीवी बेचने आए, कीवी फ्रूट बेचने आए, ठीक है। अब वो ओनर ही नहीं है उस बेसिकली कीवी, उन्होंने खरीद नहीं रखी है, उन्हें किसी से ठेका मिला हुआ है या किसी के लिए वो एजेंट जैसे काम कर रहे हैं। भाई मुझे चाहिए इस पूरी पेटी के, अगर लेट्स से उस पूरे बॉक्स में 100 कीवीज़ है या 50 कीवीज़ है, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे इससे 500 रुपये चाहिए। अब तो इससे 1000 रुपये बनाता है या 250 रुपये बनाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक कीवी 10 रुपये की बेचता है कि 100 रुपये की बेचता है, आई डोंट माइंड, बट आई वॉन्ट 500 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ द। तो ये मर्केंटाइल एजेंट जैसे काम कर रहा है किसी के बिहाफ पे। एजेंट तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एजेंसी में और पढ़ेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एजेंसी पढ़ाऊंगी वो और अच्छे से बात करेंगे। बट मर्केंटाइल एजेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर प्रोफेसर और जो हमारे बर्लिन है, पॉनर और पॉनी नहीं है, यहाँ पे कहानी बदल दी गई है। हमारे पास जो प्रोफेसर है, ही इज द प्रिंसिपल बेसिकली ऑन हुज बिहाफ दिस मर्केंटाइल एजेंट इज एक्टिंग। बट इस मर्केंटाइल एजेंट ने इस आर्टिफैक्ट को क्या किया, ओनर तो प्रोफेसर है, बट बर्लिन ने इस आर्टिफैक्ट जो प्रोफेसर के था उसे टोक्यो के पास लोन गिरवी रख दिया एज अ पॉनर,
ठीक है। अब क्योंकि टोक्यो को नहीं पता था कि भैया ऑथराइज नहीं किया है प्रोफेसर ने, उन्होंने गुड फेथ में लोन दे भी दिया, कितने रुपए का, फॉर $2 million, $2 million, कुछ नया हाइस्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली। खैर, सेक्शन 178 ये बोलते हैं कि जो मर्केंटाइल एजेंट है, जैसे कि हमारे केस में बर्लिन, वो पोजेशन में है गुड्स के विद ओनर्स कंसेंट, ओनर के कंसेंट से, प्रोफेसर के कंसेंट से, एनी प्लेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल, इनका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें अगर आपने कोई प्लेज किया है तो वो वैलिड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या ऑथराइज किया था, स्पेसिफिकली ऑथराइज किया था, ऐसा ऑथराइज तो नहीं किया था, दे दिया था, बट अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इनका हाईएस्ट ही है। अगर ये मान लेते हैं एग्जीबिशन लगा रहे होते हैं इनका, आप हाईएस्ट दिमाग से हटा देते हैं, मनी हाईएस्ट हटा देते हैं, इन तीनों का काम लेट्स से, या इन दोनों का काम, बर्लिन और प्रोफेसर का काम रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रेयर एंड एंटीक ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स है, तो उस कंटेक्स्ट में ले लेते हैं। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ हुआ है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गुड फेथ में टोक्यो ने लोन दिया था तो ये वैलिड प्लेज है। तो मतलब मर्केंटाइल एजेंट भी आपके बिहाफ पे, ओनर के बिहाफ पे प्लेज कर सकता है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, दिस इज व्हाट इज बीइंग ट्राइड टू एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 178। ठीक है, फॉर द प्लेज टू बी वैलिड, टोक्यो जो पोनी है वो गुड फेथ में काम कर रहे हो, और टोक्यो मस्ट हैव नो नॉलेज दैट द बर्लिन लैक्स द अथॉरिटी टू प्लेज द आर्टिफैक्ट। ओके, लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, प्लेज वैलिड है, टोक्यो रिटेन कर लेंगे आर्टिफैक्ट, क्योंकि उन्होंने एज सिक्योरिटी दिया, भैया लोन तभी दिया है €2 मिलियन का, क्योंकि भैया आपने हमारे को ये आर्टिफैक्ट दिया था। प्रोफेसर की राइट क्या है, प्रोफेसर किसी भी तरीके का सरप्लस अगर आता है, इफ टोक्यो सेल्स मान लेते हैं, बर्लिन डिफॉल्ट कर देते हैं पैसे वापस देने, तो प्रोफेसर टोक्यो से अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं, टोक्यो क्या करेगी, सेल करेगी या रिटेन करेंगी, जब सेल करेंगी, लेट से $2 मिलियन का, $2 मिलियन का लोन लिया है, बेचते 3 मिलियन में, तो 1 मिलियन वापस ले सकते हैं, प्रोफेसर का हक है क्योंकि ही इज द ओनर। ओके, गिविंग रीजनेबल नोटिस और रिकवर इट बाय रीपेइंग द लोन, लोन वापस कर दो, ले लो अपना आर्टिफैक्ट वापस, ये भी कर सकते हैं। अगर बर्लिन ने प्लेज किया आर्टिफैक्ट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और टोक्यो हैज प्रायर नॉलेज, गुड फेथ में नहीं हो रहा है, प्रायर नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टोक्यो के पास प्रायर नॉलेज होती है कि भैया ओनर तो कोई और है, उसके बाद भी उन्होंने लोन दे दिया था, तो फिर प्रोफेसर कहेंगे भाई प्रॉपर्टी किसी और की, और आप दे किसी और को रहे हो लोन, तो उसी से बातचीत करो, मेरी प्रॉपर्टी दो, मुझे उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। yes, if Berlin pledges the artifact outside the ordinary course of business, या फिर टोक्यो हैज प्रायर नॉलेज ऑफ बर्लिन्स लैक्स ऑफ अथॉरिटी, द प्लेज बिकम्स इनवैलिड। पूरा का पूरा जो ये दोनों की सिनारियोज है, लीगल इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ मर्केंटाइलेशन। अगर प्लेज से अगर मैं क्वेश्चन बना रही होती है तो मैं ये क्वेश्चन ही बनाती, मैं ये नहीं पूछती प्लेज क्या होता है, या और कोई सेक्शन शायद मैं इतना रिलेवेंट भी नहीं मानती, जो आपसे मैं एज CMA प्रोफेशनल्स हु आर परस्यूइंग द सेकेंड लेवल of a professional course, I would have definitely asked a question like this. Section 178, pledged by a mercantile agent. ठीक है, और बर्लिन, टोक्यो और प्रोफेसर भूलना नहीं, नहीं भूलोगे ना, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। आउटकम क्या है, वैलिड कब होगा प्लेज, अगर टोक्यो ने रिटेन किया है अनटिल द लोन इज रीपेड, और प्रोफेसर को सेटल करना पड़ेगा, मान लेते हैं डिफॉल्ट किया था तो प्रोफेसर पे नीड टू सेटल द लोन विद टोक्यो टू रिकवर। अगर इनवैलिड प्लेज है, लेट्स से द प्लेज इज नॉट वैलिड इन इटसेल्फ, तो प्रोफेसर लीगल एक्शन लेंगे, सामान वापस ले लेंगे टोक्यो से, बर्लिन को हेल्ड अकाउंटेबल किया जाएगा, टोक्यो और बर्लिन की कहानी है, प्रोफेसर आउट ऑफ द गेम है। Okay, to or Berlin basically will be held for breaching fiduciary duties. Fiduciary is something that is based on trust, something that is based on trust. ट्रस्ट पे बेस करके ही तो सामान बेच रहे थे ना,
यह सामान दिया था प्रोफेसर ने बर्लिन को। मर्केंटाइल एजेंट तो बोला था ना, somebody who is his mercantile agent, या फिर ट्रस्टेड लिeutenant बोल रहे हैं। ये ट्रस्ट बोलते ही क्या बोल दिया हमने, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आ गया। Fiduciary relationship is established. Am I clear? Are we sorted? ठीक है जी, चलो प्ले। अब हमने पढ़ लिया, नींबू पानी हो चुका, टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो टेक्निकल बातचीत में एग्जाम्पल्स में घुसा ही देती हूँ, बट और अच्छे से हमारी किताब क्या बोल रही है और लिख लेते हैं। सेक्शन 178 हमको बोल रहा है कि जब भी मर्केंटाइल एजेंट is with the consent of the owner in possession of the goods or the documents of the title of goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of mercantile agent, ये important है, shall be valid as if he was expressly authorized। हम मान रहे हैं बर्लिन एक्सप्रेसली ऑथराइज किया गया था प्रोफेसर द्वारा कि वो टोक्यो से लोन ले सकता है इस आर्टिफैक्ट को गिरवी रख के। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना ज़रूरी है, और जो लोन दे रहा है मतलब जो पौनी है उसे इस बात का नॉलेज नहीं होनी चाहिए गड़बड़ है कि भैया गुड फेथ में हो रहा है, जैसे टोक्यो गुड फेथ में कर रही थी। एज इफ इट वॉज ऑथराइज बाय द ओनर ऑफ द गुड्स द सेम प्रोवाइडेड द पौनी एक्ट्स इन गुड फेथ, ये दो बात है। एंड हैज़ नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस द पौनी हैज़ पॉनर हैज़ नो अथॉरिटी टू प्लेज। और यहाँ पर पॉनर कौन है, पॉनर इज द मर्केंटाइल एजेंट। एम आई क्लियर प्यारे बच्चों, भेजे में जा रहा है ना, एकदम चमक रहा है ना। अगर चमक रहा है तो चमका ज़रूर लिखिएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा सेशन, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सोगा में बता रखा है मर्केंटाइल एजेंट कौन है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, अभी हम मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, फिर मॉड्यूल 1 देखेंगे, फिर मॉड्यूल 3 देखेंगे, मॉड्यूल 3 में हम सोगा देखेंगे, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एज एन एजेंट हैविंग इन the course of ordinary business having authority either to sell the goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or raise money on security of money, simple है, ठीक है। सेक्शन अभी हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 की डेफिनेशन याद देखिए मर्केंटाइल एजेंट की, जब होगा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब प्लेज कब वॉइडेबल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में प्लेज कब वॉइडेबल हो जाती है। वॉइडेबल मतलब वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। जो अग्रीव्ड है उसके ऑप्शन पे इस प्लेज को टर्मिनेट किया जा सकता है, रिसेंड किया जा सकता है बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को, ओके। सेक्शन 178A सेक्शन याद करेंगे तो भी चलेगा, that when the pawnbroker has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or 19A, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee acquires a good title of the goods provided he acts in good faith and without notice of pawner's defect। सिंपल पीछे अगर मैं आपको जो बर्लिन टोक्यो और प्रोफेसर का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि टोक्यो को पता ही नहीं था कि गुड फेथ मतलब कि बर्लिन ऑथराइज ही नहीं है, गुड फेथ में उन्होंने लोन दिया था, तो इसको the contract of pledge remains valid. This is what has been explained in section 178A, ओके। सेक्शन 1919A में तो वैसे वॉइडेबल होता है अगर फ्रॉड के केस में या कोर्जन के केस में या अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में या मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कोई चीज़ बातचीत हो रही है तो हाँ हम वॉइडेबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19, यस। बट ये तभी भी वैलिड हो जाएगी अगर जो पौनी है उसने गुड फेथ में दिया था लोन मर्केंटाइल एजेंट को और उसे पता नहीं था कि वो बंदा ऑथराइज्ड ही नहीं है प्लेज करने के लिए, ठीक है। अब लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ पॉनर सेक्शन 179 बोलते हैं, सेक्शन 172 से 179 ही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पॉन प्लेज के बीच में, तो ठीक है। तो लास्ट सेक्शन है अपन का, provides that where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of interest। जितना इंटरेस्ट है ना उतने तक आप प्लेज कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स,
रॉन्ग डूअर्स के अगेंस्ट अगर हमें सूट मतलब मुकदमा फाइल करना है, 180 बोलता है इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailee of the use of possession of the goods bailed or does them an injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in this case if no bailment had been made, and either the bailer or the bailee may bring a suit against a third person for such deprivation or injury. इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, गिव मी अ मोमेंट. चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मान लेते हैं टोक्यो ने प्रोफेसर को एक डायमंड नेकलेस दिया था सेफ कीपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वो शायद किसी ट्रिप पे जा रही थी, घूमने जा रही थी, ठीक है, वट एवर बट द रीज़न इज. इतने में एक थर्ड पर्सन आया और तुरो उन्होंने रॉन्गफुली ब्रेक इन किया और स्टील कर लिया नेकलेस बेली के पोजेशन से, मतलब प्रोफेसर के पोजेशन से. अब क्या होगा? अब अगर मैं लॉ अप्लाई करती हूँ, सेक्शन 180 अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर दोनों ही प्रोफेसर भी और टोक्यो भी, प्रोफेसर एज अ बेली एंड टोक्यो एज अ बेलर, दोनों ही सू कर सकते हैं ऑर्थुरो को और अपना स्टोलन नेकलेस वापस ले सकते हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट इन सेक्शन 180. ठीक है. और इस दौरान अगर कोई इंजरी कोई डेप्रीवेशन हुआ है तो उसके लिए भी कंपनसेशन सूट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई होप दिस इज ऑल सॉर्टेड, है ना. अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीफ. सेक्शन 181 बोलता है, जैसे मान लेते हैं केस तो कैसे हम ही कहानी बात करते हैं, औरतों ने चुराया था और केस चल रहा था. अब बोल रहा है कि अगर कोई रिलीफ या कंपनसेशन आया तो दोनों ही टोक्यो भी और प्रोफेसर भी, बेलर भी और बेली भी, दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से वो रिलीफ या कंपनसेशन को बांट लेंगे. Okay, section 181 provides that whatever is obtained by way of relief or compensation in any suit, in any such suit, shall between the bailer and the bailee be dealt with according to their respective interest. Example अगर हमारे को sorted है तो ये टॉपिक भी एकदम क्लियर हो जाएगा. मैं चाहूँगी कि एक एग्जाम्पल मैं आपको इस पॉइंटर का भी दूँ सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर एवर. हम बात तो टोक्यो और बर्लिन और एटसेट्रा की कर ही रहे हैं, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने क्या बोला वो सेक्शन 179 में कि लेट्स से दो लोग थे, एक था प्रोफेसर एक थे बर्लिन, ठीक है, दोनों का 50-50 इंटरेस्ट था. किसी एक लेट्स से एक एंटीक पेन के अंदर, एक एंटीक पेन है. अब मान लेते हैं प्रोफेसर ने टोक्यो के पास ये पेन प्लेज कर दिया, पेन को प्लेज कर दिया, तो टोक्यो के पास कितने तक का प्लेज कर पाएंगे? अगर मान लेते हैं लेट्स से इसका वैल्यू थी लेट्स से 10,000 यूरो, या आई एम नॉट श्योर क्या लिख सकते हैं, यूरो 10 मिलियन लिख देते हैं. 10 मिलियन का ये पेन था, तो प्लेज जो हो सकता है एज पर द इंटरेस्ट, जितना प्रोफेसर का इंटरेस्ट है 50% तक ही ले सकते हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट इन हियर. Section 179 provides when a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid till that extent only. तो यहाँ पर pledge जो है वो सिर्फ 5 मिलियन तक ही हो पाएगी, 5 मिलियन यूरो तक ही हो पाएगी. Are we sorted? ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने सेक्शन 172 से प्लेज पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, जहां हमने एग्जाम्पल ले लिए थे बर्लिन और प्रोफेसर का. ठीक है, ये पढ़ते हुए हमने समझा कि क्या क्या की पॉइंटर्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी एक तरीके से बेलमेंट ही हो रहा है, ये भी हमने यहाँ रिलेट कर लिया था. अब यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी एक्ट हो रहा है. बर्लिन के पास या हाँ, बर्लिन के पास सामान इसलिए रख रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स इसलिए दे रहे हैं प्रोफेसर एज अ सिक्योरिटी कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो या तो भी सिर्फ अपने पास रख लेना, रिटेन कर लेना, या बेच के अपने पैसे ले लेना. बट ये जो बेचोगे उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 176.
जुडिशियल प्रेसिडेंट भी है हमारे पास यहाँ पर एक, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट बैंक वर्सेस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है केस लॉ हुआ था। ये बोल रहे थे, इस केस लॉ में ये बताया गया था कि प्रोफेसर ने जब पोजेशन दे दिया बर्लिन के पास, तो स्पेशल प्रॉपर्टी है बेसिकली। मॉर्गेज से यहाँ पे डिफरेंस ऐसे है कि यहाँ पे ट्रांसफर, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी गई है और मूवेबल कंटेक्स्ट में गई है। मॉर्गेज के प्लेज को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। तो मैं केस लॉ आपको सजेस्ट करूँगी कि ये केस लॉ हम याद कर लेते हैं। लेट्स लर्न दिस केस लॉ। एम आई क्लियर? मैं चाहूंगी कि आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बेलमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इस बार प्लेज पे भी आ सकता है, इन और अपकमिंग अटेम्प्ट प्लेज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने आउटकम भी आपको यहाँ समझा दिया था। नॉर्मल हमने बातचीत करने के बाद डिटेलिंग्स देखी, दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस ही एक्चुअली में क्या है, सेक्शन 148 प्लेज के बाद, सॉरी बेलमेंट के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 172 प्लेज के बारे में बात करते हैं। राइट्स ऑफ पॉनी सेक्शन 173, 175 एंड 176 के बारे में बात कर रहे हैं। 73 बोल रहा है अगर कुछ प्रिजर्वेशन के लिए पैसे लग रहे हैं तो वो ले सकता है अपार्ट फ्रॉम जो पैसे मिलने चाहिए पॉनी को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 175 में बात हो रखी है, और सेक्शन 176 में डिफॉल्ट के बारे में बात हो रखी है। रीजनेबल नोटिस देके या तो बेच देगा इन सेक्शन 176, या फिर अपने पास रिटेन कर लेगा। ठीक है, रिटेनिंग में क्या प्रोसेस है, रिटेनिंग जो होती है उस पर्टिकुलर प्लेज के लिए ही हो सकती है, किसी और आए गए के लिए नहीं हो सकती। बट हाँ, ये बोला जा सकता है कि फर्दर कोई और लोन ले रहे हो इस डेट के बाद, तो चाहे सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ है तभी भी आप इसी प्रोडक्ट को, इसी प्रॉपर्टी को प्लेज जैसे यूज़ कर सकते हो। फिर मर्केंटाइलेशन के बारे में बात करिए, हम टोक्यो को ले आए थे। अब यहाँ पर जो मर्केंटाइल एजेंट को लोन दे रहा है, मतलब जो यहाँ पर पॉनी है, उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि अनऑथराइज्ड गया है। ठीक है, तो सेक्शन 19 में आप वॉइड नहीं करा पाओगे, वॉइडेबल नहीं करा पाएंगे प्रोफेसर। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है और जो पॉनी है उसे पता नहीं था कि गुड, मतलब ही वॉज नॉट ऑथराइज, बेसिकली गुड फेथ में काम किया है। ये पूरा रोल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। यहाँ मैंने आपके लिए हार्ड भी मेंशन किया कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं ये पॉइंटर्स लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब प्लेज बाय मर्केंटाइलेशन पढ़ा दिया था, वर्डेबल का कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, लिमिटेड इंटरेस्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बता दिया, अगर 10 मिलियन का है तो 5 मिलियन का ही हो सकता है अगर 50% इंटरेस्ट है। इसके बाद सेक्शन 180 और 181 पढ़ा। 180 में बोला है कि अगर कोई थर्ड पर्सन कुछ गड़बड़ कर देता है तो यहाँ पर दोनों ही बंदे, जो बेलर है और बेली है, दोनों ही के पास राइट होती है कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, और वहाँ से कुछ कंपनसेशन आती है तो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट डिवाइड कर लेंगे, ऐसे सेक्शन 181 बोल रहा है। 180 और 181 भी हो गया, तो हम प्लेज को पर्टिकुलरली नहीं हमने टारगेट किया 80 और 81 में। ठीक है, तो 172 से 179 हम प्लेज बात कर रहे थे, 180 और 181 भी हमने दोनों समझ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आपका सेशन ख़त्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी आपको। यहाँ पर हम सूट्स से सू करेंगे, हार्वी और माइक्रोस और डोना और रेचल, इन सब के एग्जाम्पल हम लेते हुए पूरा कहानी को समझेंगे। मज़ा आएगा, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उसके नेक्स्ट सेशन में, दैट इज सेशन नंबर 12। सेशन 11 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप यूट्यूब पे सेशन अटेंड कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप फर्दर मुझसे बात भी कर पाएँ एंड वेरियस रिसोर्सेज कंज्यूम कर पाएँ फॉर योर CMA इंटर एज वेल। Okay, for now I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.